अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मवाजना करेंगे। इसके बाद हम वाइटल फोर्स थ्योरी और वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन यानी कि वोलर वर्क के बारे में बात करेंगे और लास्ट के ऊपर हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। कुछ कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा और कुछ कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उस टाइम कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और ये क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी उनके सोर्सेज और प्रॉपर्टीज़ पे। उस वक़्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता था, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स एनिमल एंड प्लांट्स दे वर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर, चीज़, लेदर, वूल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम एनिमल से हासिल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स जैसा कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा सिल्क, कॉटन, वुड, फाइबर, ये सब कंपाउंड्स हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स जो हम एनिमल्स और प्लांट से हासिल करते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल सोर्सेज से हासिल किए जाते थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आज से 200 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान मवाजना कुछ इस तरह से किया जाता था कि दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स दे वर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज वर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस टाइम ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो ये जो आपस में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इनके दरमियान एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस टाइम ख्याल ये किया जाता था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर मुख्तलिफ फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और इसी वजह से हम इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सकते और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों के अंदर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती है और हम इस फ़ोर्स को लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लैब में प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। इसी बुनियाद पर स्वीडिश केमिस्ट जे बर्ज़ेलियस ने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की, जिसमें उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड only by and within the living things, and these compounds can never be synthesized from inorganic materials in the laboratory। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बाद एक चेंज आया और फ्रेडरिक वोलर ने
एक इंस्पिरेशनल वर्क शुरू किया और उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेडरिक वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट NH4CNO को लैब में हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर कर लिया। और हमने ये बात वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर पढ़ी थी कि हम इन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन वोलर ने उस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उसने साबित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूरिया के अलावा वोलर ने ऑक्सैलिक एसिड और कोल्ब ने एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया, और इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करने का सिलसिला चल पड़ा और साइंटिस्ट ने मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया। वोलर के वर्क से पहले यही तस्वुर किया जाता था कि यूरिया को यूरेन ऑफ मैमल से ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम यही समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन वोलर ने जब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट को हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में प्रिपेयर किया, तो जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल होते हैं, तो वो डेफिनेशन अब हमारे पास गलत साबित हुई। तो अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक न्यू डेफिनेशन की ज़रूरत है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज ए essential elements along with hydrogens were known as organic compounds। न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इसेंशियल एलिमेंट्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट a few of the carbon compounds such as allotropes of carbon, diamond and graphite, and oxides of carbon, carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and bicarbonates are studied as an inorganic compounds। तो अब हम इसकी रीज़न देखेंगे कि इनमें कार्बन होने के बावजूद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन एज द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यही वजह है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में बोथ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वुर किए जाते हैं। अगर हम H2CO3 का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली तौर के ऊपर अटैच नहीं हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का थ्रू कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होना ज़रूरी है। इसके अलावा H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो ये H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन देता है, तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस भी होती है। तो जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस हो रही हो या ऐसा बॉन्ड जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस की वजह से बन रहा हो, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, यही वजह है कि हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की न्यू डेफिनेशन और उसकी चंद एक एक्सेप्शंस को भी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
is the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. अब हम ज़रा ये समझते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन से मेरी मुराद ये है कि द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 मीथेन, इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं तो ये हाइड्रोकार्बन है। सेम इसी तरह से बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन हैं तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब ज़रा इसे देखो, मेरे पास ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन लगा दूं। नाउ दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड, या हम इसे क्लोरोमीथेन कहते हैं। अब ये डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स, ऑल दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।